जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और घटना चक्र परिवार की तरफ से विज्ञान के टॉपिक वाइज वीडियो श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है पाचन। ठीक है, तो पिछले वीडियो में देखिए हम लोग पोषण के विषय में पढ़े थे। ठीक है, तो पोषण से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे या जितने आए हुए प्रश्नों थे उसको पूरी तरह से हम लोगों ने टॉपिक वाइज डिस्कशन किया है। तो आज इसी प्रकार से हम लोग पाचन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पाचन किसे कहते हैं। तो यहाँ से हम उदाहरण के द्वारा इसे समझाने का प्रयास करेंगे। पाचन कहते किसे हैं और इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों पड़ती है। तो हमको पता है कि हम जो भी भोजन करते हैं उसमें मुख्यतः 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, दूसरा वसा है, तीसरा प्रोटीन है, चौथा विटामिन है, पांचवा खनिज है और छठवां जल है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के पोषक तत्व हमको भोजन से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हम भोजन के रूप में ग्रहण किसे करते हैं। तो अगर वेज के रूप में देखा जाए तो हम चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ठीक है, सब्जी को लेते हैं। और अगर नॉन वेज के रूप में देखा जाए तो हम मांस, मछली, अंडा इसका सेवन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए हमने ग्रहण क्या किया भोजन के रूप में, चावल, दाल, रोटी, सब्जी अथवा मांस, मछली, अंडा। ठीक है, और हमको प्राप्त क्या करना है, हमको अंततः प्राप्त करना है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि ये जो 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं ये सारे पोषक तत्व इन भोजन में विद्यमान हैं। ठीक है, इस भोजन में विद्यमान है। लेकिन हम किस रूप में लेते हैं, हम चावल लेते हैं, मिलता क्या है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, हम मांस, मछली, अंडा खा रहे हैं, क्या मिल रहा है, हमको वसा मिल रही है। इसी प्रकार से हम सब्जी वगैरह खाते हैं अथवा मांस, मछली ही खाते हैं तो इससे प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति होती है। ठीक है, इसी प्रकार से इन सभी भोज्य पदार्थों से हमको खनिज की पूर्ति हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि भोजन में निहित ये जो इतने 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों को हमको अवशोषण योग्य बनाना है। अर्थात हमारे भोजन में जो ये सारी चीज़ें हैं इनको हमको इस अवस्था में परिवर्तन करना है कि आराम से हमारी कोशिका कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण कर सके, वसा को ग्रहण कर सके, प्रोटीन को ग्रहण कर सके, विटामिन को ग्रहण कर सके और खनिज को ग्रहण कर सके। तो इन पोषक तत्वों को हमारी कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण करने योग्य बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, तो इसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। ठीक है, तो अगर अब इसको हम कथन में कन्वर्ट करें इसी चीज को तो क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है आप यहाँ पर पाचन की परिभाषा के रूप में कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों के रूप में परिवर्तित करना और उसमें निहित पोषक तत्वों को अवशोषण योग्य बनाने की क्रिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखिए हमने आपको बताया कि हमारे भोजन में ये 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं, लेकिन ये पोषक तत्व हमको रोटी, चावल, दाल, मांस, मछली, अंडा के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। तो अब हमको जब कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम अपने भोजन को
ये जो भोजन हम ग्रहण करते हैं ये एक प्रकार का जटिल पदार्थ होता है, ये एक प्रकार का जटिल पदार्थ होता है। ठीक है, तो पाचन का जो पहला चरण है वो पहला चरण क्या है, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलना। ठीक है, तो पहले चरण में हम क्या करते हैं कि जो भोजन के रूप में ये जटिल पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, इन जटिल पदार्थों को एक क्रिया के द्वारा हमको सरल भोज्य पदार्थ में बदलना पड़ेगा। ठीक है, सरल भोज्य पदार्थ में बदलना पड़ेगा। दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण की क्रिया में इन सरल भोज्य पदार्थों में जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों को अवशोषण योग्य बनाने की क्रिया की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रथम चरण में हम मुख्यतः दांत का प्रयोग करते हैं, जबकि द्वितीय चरण में हम यहाँ पर एंजाइमों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसे हम पाचक रस भी कहते हैं। तो इन दांत और एंजाइमों की सहायता से हम जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलकर उसमें निहित पोषक तत्वों को अवशोषण योग्य बना लेते हैं और इसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। ठीक है, तो पाचन की परिभाषा समझ में आई। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसके बाद पाचन की क्रिया। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो पाचन की क्रिया होती है, ठीक, तो अब इसे समझते हैं कि किस क्रिया के द्वारा हम कैसे कैसे सभी क्रियाओं को संपन्न करके अपने भोजन में निहित पोषक तत्वों को अवशोषण योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाचन की क्रिया में देखा जाए तो एंजाइमों की उपस्थिति और विभिन्न अंग। ठीक है, तो दो चीज़ों को हमको जानना है। ठीक है, यहाँ पर पहली चीज में तो ये जानना है किन किन अंगों में पाचन क्रिया होती है और किस अंग में किस पोषक तत्व का पाचन होता है। और दूसरे चरण में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाने के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, अर्थात अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक ही एंजाइम के द्वारा सभी पोषक तत्वों का पाचन नहीं होता, अर्थात एक ही पाचक रस सभी पोषक तत्वों को नहीं पचाता, बल्कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को पचाने के लिए हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम भी स्रावित होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो किस किस पोषक तत्व को पचाता है और वो एंजाइम किन किन अंगों में स्रावित होते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ एंजाइमों में देखते हैं। तो एंजाइमों में पहली चीज़ आज जानिए कि जितने एंजाइम होते हैं अगर संरचना या बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इसे एमिनो अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जितने एंजाइम हैं, जो भी एंजाइम अभी हम लोग पढ़ेंगे वो सभी एंजाइम बनावट की दृष्टि से क्या होते हैं, तो प्रोटीन अथवा एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो मुख्यतः पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंजाइमों में पहला है टाइलिन, दूसरा है लाइसोजाइम, तीसरा है जठर रस के रूप में देखा जाए, जठर रस के रूप में तो यहाँ पर पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। इसके बाद तीसरे में आग्नेयाशय रस के रूप में, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ठीक, इसके बाद चौथे में आंत्र रस के रूप में तो इसमें इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेस, सुक्रेस और लैक्टेस। ठीक है, तो ये निम्नलिखित एंजाइम है, कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम जो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को पचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सभी एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो सभी एंजाइम मूलतः प्रोटीन अथवा एमिनो अम्ल होते हैं जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अर्थात इन्हीं एंजाइमों की क्रिया से जो हमारे शरीर के अंग होते हैं जहाँ जिसका पाचन होना है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके उसको उत्प्रेरित करता है भोजन को पचाने के लिए।
ठीक है। तो सभी एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, जो जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए कि कौन कौन से एंजाइम हैं मुख्यतः जो हमारे शरीर में भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो उसमें टाइलिन है, लाइसोजाइम है, पेप्सिन है, रेनिन है, म्यूसिन है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, इरेप्सिन है, लाइपेज है, माल्टेस है, सुक्रेस है और लैक्टेस है, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि जठर रस के द्वारा किन किन एंजाइमों को स्रावित किया जाता है, या जठर रस में शामिल एंजाइम कौन कौन से हैं। तो जठर रस के 3 एंजाइम हैं, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए कि अग्न्याशय रस में शामिल एंजाइम कौन कौन से हैं, तो अग्न्याशय रस से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज निकलते हैं, ठीक। अर्थात अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज शामिल हैं। इसी प्रकार से आंत रस में शामिल एंजाइम का पूछा जाए तो आंत रस में इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेस और लैक्टेस, ठीक है। तो ये इतने एंजाइम किसके भाग हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से अगर प्रश्न पूछ ले कि टाइलिन मूलतः क्या है, तो अगर यहाँ पर आप जानते हैं कि सभी एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, तो इसका मतलब टाइलिन भी मूलतः क्या होगा, टाइलिन भी एक एंजाइम है, इसलिए प्रोटीन होगा। इसी प्रकार से पूछ ले कि एमाइलेज क्या होता है, तो एमाइलेज भी एक एंजाइम है, और अगर एंजाइम है तो इसका मतलब ये प्रोटीन होगा। तो इस तरह से प्रश्न आपको किसी भी एंजाइम का नाम देकर पूछ सकता है कि यह मुख्यतः क्या होता है, या बनावट की दृष्टि से क्या होता है, या संरचना की दृष्टि से क्या होता है। तो सभी का उत्तर आप प्रोटीन लगाएंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरे चरण में किस प्रकार से पाचन की क्रिया विभिन्न अंगों में होती है। तो यहां से देखिए एक चार्ट को हम पहले आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत जो मुख्यतः 2 भागों में बंट जाती है, ग्रहणी, इलियम, ठीक है। तो यहाँ मुख्यतः छोटी आंत 3 भागों में बटा रहता है, लेकिन यहाँ पाचन से संबंधित ग्रहणी और इलियम के विषय में ही हमको पढ़ना है। तो इसी चार्ट को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस चार्ट के आधार पर ये पता चल गया कि मुख से ही भोजन का प्रारंभ शुरू होता है, ठीक है। जो भोजन के पाचन का प्रारंभ होता है वो मुख से शुरू होता है, और अंतिम रूप से कहाँ संपन्न हुआ, तो अंतिम रूप से छोटी आंत के इलियम में जाकर संपन्न होता है, ठीक है। तो एक तो प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा, पहला प्रश्न हो जाएगा कि पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होगा। तो पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है, ठीक है, मुख से होता है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। और अंतिम रूप से पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होगी, अंतिम रूप से पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ठीक है। तो अंतिम रूप से पाचन की क्रिया संपन्न होती है छोटी आंत में, और छोटी आंत के किस भाग में, इलियम में, ठीक है। तो ये इतने चीज यहाँ से इस चार्ट के द्वारा आपको पता चला। अब हम एक एक अंग में किस प्रकार से पाचन होता है, कौन सा एंजाइम निकलता है और कौन सा एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसके विषय में अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले मुख से शुरू करते हैं। तो मुख में देखिए पाचन की क्रिया का प्रारंभ होता है, और परिभाषा को याद करिए। परिभाषा क्या बताया गया है, सरल भोज्य पदार्थ को जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलना। तो यहाँ पर अगर मुख में देखा जाए तो सहायक अंग के रूप में क्या क्या होता है, सहायक अंग। तो सहायक अंग के रूप में हम यहाँ पर क्या पाते हैं, पहला पाते हैं दांत, दूसरा जिह्वा, और तीसरा लार ग्रंथि, ठीक है। तो मुख में पाचन की क्रिया में सहायक अंग कौन कौन से हैं, दांत है, जिह्वा अर्थात टंग है, और लार ग्रंथि है, ठीक है। अब दांत के विषय में देखिए, तो हमारे मुख के जबड़े में, अगर जबड़े की बात किया जाए, जबड़े में कुल दांतों की संख्या, तो कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, ये होती है 32,
ठीक है, 32 दांत होते हैं कुल। अब इन 32 दांतों में से अगर इसे विभाजित किया जाए तो इसे हम अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई, अस्थाई और अस्थाई दांत दो भागों में विभाजित करते हैं। अस्थाई दांतों की संख्या 20 होती है, जिन्हें दूध का दांत कहा जाता है, दूध का दांत। ठीक है, अर्थात ये ऐसे दांत हैं जो बाल्यावस्था में एक बार निकलते हैं, टूट जाते हैं, फिर से निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 लगाइएगा। अथवा प्रश्न इस रूप में पूछा जाए कि मनुष्य के जबड़े में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तब भी 20 लगाइएगा। अथवा प्रश्न पूछ ले कि दो बार निकलने वाले दांत, तो 2 बार निकलने वाले दांत भी पूछा जाएगा, तो उसकी भी संख्या 20 लगाना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ पहला प्रश्न। यहाँ पहला प्रश्न यही हो जाए कि मनुष्य के जबड़े में अस्थाई दांतों की संख्या अथवा दूध के दांतों की संख्या अथवा 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम 32 में से 20 दांत को अस्थाई निकाल लिए तो अस्थाई दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, अस्थाई दांतों की संख्या 16 हो जाती है। क्लियर, यहाँ तक की चीज़ों में कोई दिक्कत? अब आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये दांत करते क्या हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए, मैं दांतों के विषय में यहाँ लिख दे रहा हूँ, दांत के प्रकार। तो देखिए हमारे जो जबड़े में होते हैं, जबड़े में मुख्यतः जो दांत होते हैं, पहला है कृदंत दांत, कृदंत दांत, दूसरा है रदनक दांत, रदनक दांत, तीसरा है अग्र चवर्णक दांत और चौथा है चवर्णक दांत। ठीक है, अंग्रेजी में कृदंत को इंसीजर्स कहा जाता है, रदनक को कैनाइन कहा जाता है, अग्रचवर्णक को प्रीमोलर कहा जाता है और चवर्णक को मोलर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत हैं। अब इनका कार्य पूछा जाता है, तो कृदंत दांत जो होते हैं ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, काटने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है इनके कार्य के विषय में, तो ये भोजन को प्रारंभिक अवस्था में काटने का कार्य करते हैं। ठीक, रदनक दांत क्या करता है, तो रदनक दांत भोजन को चीरने अथवा फाड़ने का कार्य करता है, चीरने अथवा फाड़ने का कार्य करता है। जैसे गन्ने को जो हम चूसते हैं तो क्या करते हैं, पहले गन्ने को हम अपनी दांतों से फाड़ते हैं, तो ये फाड़ने का कार्य कौन करता है, ये रदनक करता है। ठीक है, इसी प्रकार से अग्रचवर्णक और चवर्णक, अगर इन दोनों का कार्य देखा जाए तो ये भोजन को चबाने अथवा पीसने का कार्य करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनके कार्यों को ध्यान में से देखिए। अगर इनका कार्य देखा जाए भोजन को काटना, भोजन को चीरना अथवा फाड़ना और भोजन को चबाना अथवा पीसना, तो यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट हुआ कि पाचन की क्रिया का प्रारंभ मुख से कैसे हुआ, तो दांतों के द्वारा हुआ। अर्थात जो जटिल भोज्य पदार्थ हम ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं मुख में, उन जटिल पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने में दांत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो ये इनके प्रश्न आपसे दांत से पूछा जाएगा। तो दांत से पहला प्रश्न हो जाएगा कि इनकी कुल संख्या, तो 32, अस्थाई दांतों की संख्या या दूध की दांतों की संख्या या 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या तो 20, और यहाँ से अस्थाई दांतों की संख्या 16। ठीक है, फिर दांतों की अगर प्रकार की बात किया जाए तो कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक प्रकार के दांत होते हैं। और इनका अगर कार्य पूछा जाए तो कार्य इनका हो जाएगा भोजन को काटना, भोजन को चीरना अथवा फाड़ना और भोजन को चबाना। ठीक है, अब इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है कि अगर ये 32 दांत हैं तो उस 32 दांत में थे कृदंत दांत कितने हो सकते हैं। ठीक है, कृदंत कितने होंगे, रदनक कितने होंगे, अग्रचवर्णक कितने होंगे और चवर्णक कितने होंगे। तो दांतों का एक कोड याद रखिएगा, 21, 23।
ठीक है। 21, 23 ये दांतों की संख्या का कोड है। अब इसके आधार पर देखा जाए तो हमारे जबड़े दो होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा एक नीचे का जबड़ा। तो यहाँ पर अगर हम कृदंत को लें तो कृदंत का मतलब ये 2 हुआ, तो इसका मतलब 2 ऊपर होगा 2 नीचे होगा। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक में 4 का गुणा अगर कर दें, प्रत्येक में 4 का गुणा करते हैं तो इस तरह से दांतों की संख्या मिल जाती है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कृदंत दांत कितने होंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाता है, कृदंत दांतों की संख्या 8 हो जाती है। रदनक दांत की संख्या कितना होगा, तो रदनक दांत की संख्या 4 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अग्र चवर्णक की संख्या देखा जाए तो ये 12 हो जाती है, और चवर्णक की संख्या देखा जाए, सॉरी ये 8 हो जाता है, और अगर हम चवर्णक की संख्या देखें तो 12। तो अब इसको देखिए क्या हो गया, 12, 8, 20, 8, 28, 4, 32 दांत हो गए, ठीक है। तो इनकी संख्या को भी याद रखिएगा, ठीक। अब इनसे में प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि मनुष्य के जबड़े में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले दांत कौन से हैं, तो सर्वाधिक संख्या में चवर्णक दांत पाए जाते हैं जिनकी संख्या 12 है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 12 से ही सब कम है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली दांत की कौन सी है, तो सबसे कम संख्या में रदनक दांत पाई जाती है जिनकी संख्या कुल 4 है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि कौन कौन से दांतों की संख्या आपस में समान होती है, तो यहाँ पर कृदंत और यहाँ पर अग्रचवर्णक, इन दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है, अर्थात दोनों की संख्या 8 पाई जाती है, ठीक है। ये दांत के विषय में हम लोगों ने देखा। अब आइए जिह्वा के विषय में देखा जाए कि जिह्वा का कार्य क्या है, ये हमारे पाचन में किस प्रकार से सहायता करती है, ठीक है। इसे यहां से डिलीट कर दे रहा हूं। तो अब जिह्वा के विषय में देखा जाए, जिह्वा टंग, ठीक है। तो इसके विषय में देखिए इसका कार्य क्या है, तो जिह्वा का 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य क्या है, तो पहला कार्य इसका है लार को भोजन से अच्छी तरह से मिलाना, ठीक है। लार को भोजन से अच्छी तरह से मिलाना, ये इसका पहला कार्य है, ठीक है। दूसरा कार्य इसका क्या है, दूसरा कार्य है भोजन में निहित स्वाद को ग्रहण करना, भोजन में निहित स्वाद को ग्रहण करना, ठीक है। ये इसके 2 कार्य हैं। पहला कार्य इसका क्या हुआ, पहला कार्य यही है कि जो लार ग्रंथ से लार निकलता है उस लार को भोजन से अच्छी तरह से मिलाने का कार्य करता है, ठीक है। और दूसरा कार्य इसका है भोजन में निहित स्वाद को ग्रहण करना, ठीक है। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जिह्वा के किस भाग से किस प्रकार का स्वाद ग्रहण किया जाता है। तो जिह्वा को अगर देखा जाए तो जिह्वा इस तरह से पाई जाती है, अर्थात ये 3 भागों में बटा हुआ माना जाता है। इसका यह भाग इसे कहते हैं अग्रभाग, और ये जो पीछे का भाग है जो कंठ से सीधे जाकर जुड़ी रहती है उसे पश्च भाग अथवा कंठ भाग कहा जाता है, पश्च भाग अथवा कंठ भाग, ठीक। और ये इसका लेटरल अर्थात पार्श्व भाग, ठीक है। तो यहाँ देखिए भोजन जो जिह्वा का अग्रभाग होता है, अग्रभाग से मीठे का स्वाद प्राप्त होता है, मीठे का स्वाद प्राप्त होता है, ठीक। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जिह्वा के किस भाग से कौन सा स्वाद मिलेगा, तो अग्रभाग से मीठे का स्वाद मिलता है। जबकि जो पश्च या कंठ भाग होता है इससे कड़वे अथवा तीखे का स्वाद मिलता है, कड़वे अथवा तीखे का स्वाद मिलता है। और जो पार्श्व भाग होता है उससे खट्टे का स्वाद मिलता है, खट्टे का स्वाद मिलता है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन में निहित खट्टे का स्वाद जिह्वा के किस भाग से ग्रहण किया जाएगा, तो खट्टे का स्वाद पार्श्व भाग से प्राप्त
किया जाएगा या ग्रहण किया जाएगा। इसी प्रकार से भोजन में निहित मीठे का स्वाद किस भाग से ग्रहण किया जाएगा, तो ये अग्र भाग से ग्रहण किया जाता है। और भोजन में निहित कड़वे अथवा तीखे का स्वाद किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये पश्च अथवा कंठ भाग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने मुख में पाचन की क्रिया में दांत का योगदान और जिह्वा का योगदान, ये दो चीज़ें हम लोग देखे हैं। अब लार ग्रंथि की बात आती है। ठीक है, तो चलिए लार ग्रंथि पे हम लोग देखते हैं। अब आते हैं लार ग्रंथि पे। ठीक है, तो यहां पर देखिए लार ग्रंथि। ठीक है, तो लार ग्रंथियां देखिए मनुष्य के मुख में तीन जोड़ी अथवा अगर संख्या की बात किया जाए तो कुल 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये पहला प्रश्न आपका हो जाएगा कि लार ग्रंथियों की संख्या मुख में कितनी होती है, तो 3 जोड़ी अथवा कुल 6 हो जाती है। ठीक है, अब इन लार ग्रंथियों से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, पहला एंजाइम इसमें कौन सा है, पहला एंजाइम है टाइलिन और दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। ठीक है, पहला टाइलिन है और दूसरा लाइसोजाइम है। टाइलिन एंजाइम का कार्य देखिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया था पहले एंजाइमों की संख्या के विषय में, तो यहाँ टाइलिन और लाइसोजाइम है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर के किस भाग में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्रावित होते हैं, तो ये मुख में स्रावित होते हैं। और किससे स्रावित होते हैं, तो लार ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि से। ठीक, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि टाइलिन लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ स्रावित होता है, तो मुख में, और किस भाग से स्रावित होता है, तो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। अब इनका कार्य पूछा जाएगा, तो टाइलिन का कार्य क्या है, टाइलिन का कार्य है जो भोजन में जो स्टार्च का अंश होता है, भोजन में स्टार्च का अंश, ठीक है, तो उस स्टार्च के भाग को ये पचाकर माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें याद रखना है आपको कि टाइलिन किसको पचाता है, तो टाइलिन भोजन के स्टार्च को पचाता है और टाइलिन के द्वारा स्टार्च का पाचन करके किस में बदल दिया जाता है, तो ये माल्टोज में बदल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि स्टार्च होता क्या है, तो हमने आपको पोषण के चैप्टर में बताया है कि स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, अर्थात ये क्या हो गया, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हमने बताया था कि 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो स्टार्च उसमें से पॉलीसेकेराइड था। तो इस प्रकार से अगर यहाँ देखा जाए कि टाइलिन के द्वारा किसका पाचन होता है, तो स्टार्च का, और स्टार्च ऑप्शन में न रहे तो कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि स्टार्च वास्तव में क्या है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड होता है। तो इस तरह से टाइलिन का ऑप्शन आपको स्टार्च भी दिया जा सकता है और कार्बोहाइड्रेट को भी दिया जा सकता है। ठीक है, और इसको पचाकर किस में बदलता है, तो ये माल्टोज में बदल देता है। लाइसोजाइम का कार्य क्या है, तो लाइसोजाइम जो भोजन में जीवाणु निहित होते हैं, जीवाणु को नष्ट करना। ठीक है, नष्ट करना। ठीक है, तो ये जीवाणु कहाँ से आ गए हैं, तो जीवाणु अगर हम खुले में भोजन करते हैं, खुले वातावरण में, तो वहाँ पर उस भोजन जो वातावरण में जीवाणु होते हैं वो भी हमारे भोजन से आकर मिल जाते हैं और उन जीवाणुओं को हम भोज्य पदार्थ के साथ ग्रहण करते हैं। तो भोजन में निहित उन जीवाणुओं को जो बाहरी वातावरण से भोजन के साथ ग्रहण किए गए हैं, उन जीवाणुओं को मुख में नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो लाइसोजाइम करता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के मुख में निकलने वाला कौन सा एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, तो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य लाइसोजाइम द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से देख लिए कि दोनों के कार्य क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न हो जाएगा कि टाइलिन और लाइसोजाइम कहाँ से स्रावित होता है, तो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। और कहाँ पर स्रावित होता है, तो ये मुख में स्रावित होता है।
कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो टाइलिन स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसको माल्टोज में बदलने का कार्य करता है और लाइसोजाइम जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चार्ट को देख के आप देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मुख में किसका पाचन होता है, किसका पाचन होता है। ठीक है, और यही प्रश्न दूसरे रूप में क्या आ सकता है आपके सामने, किसका पाचन नहीं होता, किसका पाचन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके सामने है। देखिए, अगर किसका पाचन होता है तो इसका मतलब स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, तो किसका पाचन होगा, तो यहाँ उत्तर में आप स्टार्च लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार्च लगा सकते हैं अथवा कार्बोहाइड्रेट लगा सकते हैं, स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि किसका पाचन नहीं होता तो इसी चार्ट से वो भी स्पष्ट है कि अगर कार्बोहाइड्रेट के अलावा आप किसी भी चीज़ का पाचन होते मुख में नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे मुख में न तो प्रोटीन का पाचन हो रहा है, मुख्यतः की बात करें तो ना ही प्रोटीन का पाचन होता है और न ही वसा का पाचन होता है। ठीक है, तो ना ही प्रोटीन का पाचन हुआ ना ही वसा का पाचन हुआ। जैसा कि चार्ट में आप देख भी रहे हैं कि हमारे मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट ही पच रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो प्रोटीन अथवा वसा को पचाने का कार्य करता हो। तो इस प्रकार से मुख में कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन होता है लेकिन प्रोटीन अथवा वसा का पाचन नहीं होता। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है। तो हमने आपको बताया था कि मुख के बाद भोजन ग्रास नली में जाता है। ठीक, ग्रास नली में। तो आइए इसके विषय में हम लोग देखा जाए कि ग्रास नली में क्या होता है। तो देखिए, मुख में पाचन आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो मुख में भोजन का आंशिक पाचन हुआ, ये तो स्पष्ट हुआ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी जब तक ग्लूकोज में नहीं बदलेगा तब तक पूरी तरह से पाचन नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर हमने स्टार्च का पाचन करके केवल माल्टोज में बदला है जो एक प्रकार का डाइसेक्राइड है। ठीक है, तो यहाँ आंशिक पाचन होने के बाद जो कुछ भी भोजन बचता है वो ग्रास नली में चला जाता है। ठीक है, ग्रास नली जिसे अंग्रेजी में ईसोफेगस भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस ग्रास नली के माध्यम से इस भोजन को कहाँ पर पहुँचा दिया जाता है, इस भोजन को आमाशय में पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आमाशय ग्रास नली मुख और आमाशय के मध्य सेतु का कार्य करता है। ठीक, सेतु का कार्य करता है, अर्थात इसका कार्य केवल इतना ही है कि मुख में आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, इसका तात्पर्य क्या हुआ, दूसरा इसी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसी एक लाइन से आपका एक कथन से निष्कर्ष क्या निकलेगा, अगर हम ये कर रहे हैं कि मुख और आमाशय के मध्य सेतु का कार्य किया, अर्थात मुख में आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य किया, इसका तात्पर्य है कि ग्रास नली में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली में पाचन का कार्य नहीं होता, पाचन का कार्य नहीं होता। ठीक है, ये पाचन का कार्य क्रिया न करके केवल क्या करता है, ये केवल मुख में आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आमाशय में पाचन की क्रिया क्या होती है। तो आमाशय में पाचन की क्रिया पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन। ठीक है, तो आमाशय में पाचन के विषय में अब हम लोग जानेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही कि मुख और आमाशय तक भोजन को पहुंचाया गया। ठीक है, तो मुख में पाचन की क्रिया हुई आंशिक रूप से और उसके बाद ग्रास नली के माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंच गया। ठीक है, तो आज देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा है। आज के वीडियो में हम लोगों ने पाचन की परिभाषा को देखा है।
ठीक है। पाचन होती क्या है, कैसे होती है, तो यहाँ पर हमने एंजाइमों को भी बताया कि कौन कौन से एंजाइम भोजन के पाचन की क्रिया में आवश्यक होते हैं। उन एंजाइमों के विषय में बताया गया आपको कि एंजाइम मुख्यतः होते क्या हैं, ठीक है, और कौन कौन से एंजाइम होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने विभिन्न अंगों में पाचन की क्रिया को देखा, तो हमने ये बताया कि पाचन की क्रिया का प्रारंभ मुख से प्रारंभ होता है और अंतिम रूप से छोटी आंत में जाकर संपन्न होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने मुख में पाचन की क्रिया को देखा है कि में पाचन की क्रिया कैसे होती है, किस पोषक तत्व का पाचन होता है और किसका पाचन नहीं होता, और मुख में भोजन को पचाने में कौन कौन से अंगों की सहायता ली जाती है, ठीक है। और उन अंगों के विषय में हमने आपको बताया कि दांत, जिह्वा और लार ग्रंथि ये 3 मुख्य सहायक अंग हैं। दांत के विषय में आपको बताया गया कि दांतों की कुल संख्या 32 होती है, जिसमें से 20 दांत अस्थायी प्रकृति के होते हैं और 20 दांत और 16 दांत अस्थायी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जिह्वा का कार्य देखा गया कि लार को भोजन से अच्छी तरह से मिलाना और भोजन में निहित स्वाद को ग्रहण करना, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने जिह्वा के उन अंगों के विषय में चर्चा किया कि कौन सा अंग कौन सा स्वाद ग्रहण करता है, ठीक। इसके बाद ग्रास नली के माध्यम से भोजन आमाशय में पहुंचता है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आमाशय में भोजन के पाचन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अगर आज हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आमाशय में पाचन की क्रिया को लेकर। जय हिंद साथियों।